जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते, केम छो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जीआईटी सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? जो हमारा इसोफेगस है, स्टमक है, डिओडिनम है, उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें अल्सर का फॉर्मेशन होने लगता है। उसे हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। स्टमक में जो HCl है, पेप्सिन है, वो अगर इसोफेगस में चला जाए या फिर डिओडिनम में चला जाए तो वहाँ पे वो अल्सर का फॉर्मेशन करने लगता है। इसीलिए अल्सर फॉर्मेशन होने की वजह होती है स्टमक में HCl का ज़्यादा फॉर्मेशन होना, इस वजह से अल्सर होता है। इन शॉर्ट इतना ही याद रखना है। पेप्टिक अल्सर मतलब इसोफेगस, स्टमक, डिओडिनम, इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें अल्सर का फॉर्मेशन होना। पेप्टिक अल्सर के कई कॉज हैं, जैसे कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है H. पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरिया है जिनके इन्फेक्शन लगने से पेप्टिक अल्सर के जो केस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉयड ड्रग। जो कोई भी पर्सन है वो स्टेरॉयड का जो ड्रग होता है उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनकी वजह से भी उनको चांस है पेप्टिक अल्सर होने का। ऐसा क्यों? जो स्टेरॉयड ड्रग होती है वो HCl का सिक्रेशन इंक्रीज़ कर देता है बॉडी में, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर का चांस है ज़्यादा होने का। नेक्स्ट है हैवी स्मोकिंग। अगर कोई है पर्सन जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको भी ज़्यादा चांस है पेप्टिक अल्सर होने के। ऐसा क्यों? जो स्मोकिंग होता है उसमें कई केमिकल ऐसे पाए जाते हैं जो कि HCl का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, इसकी वजह से। नेक्स्ट है इमोशनली इंस्टेबिलिटी। जब भी हम सीवियर स्ट्रेस में होते हैं ना, तब भी HCl का जो फॉर्मेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, इसीलिए ये भी एक वजह है पेप्टिक अल्सर होने की। नेक्स्ट है अगर स्टमक की जो म्यूकोज़ा होती है वो ज़्यादा ही सेंसिटिव हो तो भी हो सकता है पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता हो तो उनको भी चांस है पेप्टिक अल्सर होने के। नेक्स्ट बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के टाइप्स के बारे में। पेप्टिक अल्सर के 2 टाइप्स हैं। एक जो टाइप्स है वो है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मतलब लोकेशन के रिलेटेड वो है। जो दूसरा है वो है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, मतलब कितना सीवियर है उसके हिसाब से दूसरा टाइप्स होगा। जो फर्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, उसके बारे में पहले बात करते हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है इसोफेजियल अल्सर, जिसमें क्या होगा? इसोफेजियल अल्सर में इसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है जो स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो तो उसे हम बोलते हैं इसोफेजियल अल्सर। इसोफेजियल अल्सर का मतलब क्या हुआ? इसोफेगस का जो लोअर पार्ट है वो स्टमक से कनेक्ट होता है, वहाँ पे अगर अल्सर होने लगे तो उसे कहते हैं इसोफेजियल अल्सर। सेकेंड है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर किसे बोलते हैं? अगर स्टमक के जो अंदर का पार्ट है वहाँ पे अगर अल्सर फॉर्मेशन होने लगे तो उसे कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट है डिओडिनल अल्सर। डिओडिनल अल्सर किसे कहते हैं? तो वहाँ डिओडिनम जो होता है उसके अंदर अगर अल्सर फॉर्मेशन हो रहा हो उसे कहते हैं डिओडिनम अल्सर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सीवियरिटी के हिसाब से क्रोनिक एंड एक्यूट 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक्यूट अल्सर क्या होता है? एक्यूट में ऐसा होता है जो कि एक्यूट का मतलब ही होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है और वो सडन हो जाता है, मतलब अचानक से हो जाता है। जो उसकी म्यूकोज़ा होती है वो सबसे इनर लेयर में होती है, उसमें अल्सर होने लगता है। जैसे कि हम सबको पता है 4 लेयर है, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, मस्कुलरिस, सीरोसा। सबसे इनर लेयर मतलब जो म्यूकोज़ा लेयर है वहाँ पे अगर अल्सर फॉर्मेशन होने लगे तो उसे हम एक्यूट कहते हैं, एक्यूट अल्सर कहते हैं। अगर उस अल्सर का टाइम पे अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया किसी लोगों ने, कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ध्यान देते, उन केस में क्या होता है वो जो अल्सर होता है वो फिर स्प्रेड होने लगता है आगे, मतलब म्यूकोज़ा में हुआ है तो आगे सब म्यूकोज़ा, मस्कुलरिस ऐसे आगे बढ़ने लगता है। जब भी ये अल्सर आगे बढ़ने लगता है तो वो क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, उसे हम क्रोनिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 2 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी।
एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो म्यूकोसा लेयर में होता है, और अगर सीवियर हो जाए, आगे के लेयर में बढ़ने लगे, तो वो क्रॉनिक लेयर में हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला था अकॉर्डिंग टू लोकेशन, उसमें 3 था, इसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एंड डिओडिनल अल्सर। इसोफेजियल अल्सर का क्या समझाया मैंने, इसोफेजियल का जो लोअर पार्ट था वो जो स्टमक के साथ कनेक्ट था, वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन होना, मतलब इसोफेजियल अल्सर। गैस्ट्रिक का मतलब क्या था, स्टमक के अंदर होना अल्सर। डिओडिनल अल्सर का क्या मतलब था, डिओडिन में अल्सर फॉर्मेशन होना। अभी हम पेप्टिक अल्सर को अच्छे से समझने के लिए उनकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। सो क्या होता है, फर्स्ट जो कॉजेटिव फैक्टर है, मतलब अगर कोई इन्फेक्शन है एच पाइलोरी का, या फिर हमने जितने भी कोज देखे उनमें से कोई भी कोज हो अगर, सो उनकी वजह से क्या होगा, स्टमक के जो म्यूकोजा है, जो लेयर है, उसका जो बैरियर प्रोटेक्शन होता है वो इम्पेयर हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे डैमेज होगा एंड अल्सर हो जाएगा, जिसे हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सो कैसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में। कॉमन सिम्टम्स है पेन। सो जब भी ये पेशेंट खाना खाता है तो उस पर्सन को 1 से लेके 3 घंटे तक, मतलब फर्स्ट जब खाना खाया उससे 3 घंटे के बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जो कि एक साइन है पेप्टिक अल्सर होने का। इसकी जो लोकेशन होगी वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होती है, मीन्स कि अम्बिलिकल्स जो है उसके ऊपर वाले पार्ट में, जहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है, किसी वहाँ पे पेन होने लगता है। सो पेन होने के साथ बर्निंग सेंसेशन भी होती है, यानी कि पेट में उसको जलन होगा बहुत ज़्यादा। ये भी एक पेप्टिक अल्सर का साइन है। अब ये जो पेन है वो कहाँ कहाँ बढ़ सकता है, कहाँ कहाँ आगे स्प्रेड हो सकता है, तो ये जो पेन है वो स्पाइन में और चेस्ट में भी जा सकता है। नेक्स्ट है, पेशेंट को चेस्ट के अंदर जलन फील होगी, जिससे हम हार्ट बर्न कहते हैं। फिर पेशेंट को डिस्फेजिया भी हो सकता है, इसका मतलब पेशेंट को खाना स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी होगी, दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है एब्डोमिनल ब्लोटिंग, मतलब कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है एब्डोमिनल ब्लोटिंग की, मतलब स्टमक में ऐसा भारीपन जैसा फील होने लगता है पेशेंट को। नेक्स्ट है हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग में ब्लड का प्रेजेंट होना। नेक्स्ट है एनीमिया। सो अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है और वो भी लंबे टाइम तक रहती है क्रोनिक कंडीशन में, सो उससे भी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। सो जिस पेशेंट का पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट, उसमें हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसमें फ़र्स्ट हम जो कॉमन होता है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है, एंड देन बेरियम मिल एक्सरे स्टडी करना होता है। जीआई सिस्टम में किसी भी तरह के एबनॉर्मलिटी के लिए, मतलब जो एबनॉर्मलिटी हो जाती है जीआई सिस्टम में, वो कोई भी हो, उसको आपको अगर फाइंड करना है तो उसमें ये हेल्प करता है बेरियम मिल एक्सरे स्टडी। इसमें क्या करता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको बेरियम का जो लिक्विड होता है वो स्वॉलो कराया जाता है, उसके बाद एक्सरे कराया जाता है, जिससे जो एब्स्ट्रक्शन है या फिर डैमेज है वो सब कुछ आपको विजुलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी। सो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में हम एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, उसमें हम इसोफेगस एंड डिओडिनम को विजुलाइज करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सो पेप्टिक अल्सर का मैनेजमेंट के लिए दो कर सकते हैं। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट एंड दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हमें क्या लेना होता है, हमें पेशेंट को एंटासिड देते हैं। एंटासिड क्या करेगी वर्क, सो वो जो HCl बना हुआ है उसे न्यूट्रलाइज करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट हो गई, फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट हो गई, ये एंटासिड है जो देते हैं HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये ड्रग क्यों दी जाती है पेशेंट को, क्योंकि ये ड्रग होती है वो हिस्टामिन रिलीज़ को ब्लॉक कर देगी पूरी तरह से, जिससे क्या होगा, HCl का सिक्रेशन भी नहीं होगा। सो उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, तो उसमें आती है रेनिटेडिन, सिमिटेडिन, निज़ाटेडिन, फेमोटिडिन। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि HCl
का सिक्रेशन जो होता है उसको ब्लॉक करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटोप्राज़ोल हो गया, फिर ओमेप्राज़ोल हो गया। साथ में अगर पेशेंट को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन लगा हुआ है उस बैक्टीरिया का, सो हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन, लिवोफ्लोक्सासिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है वो दिया जाता है। कभी भी अलोन नहीं देते इन तीनों टेबलेट्स में से किसी को भी। अगर पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी अल्सर ठीक नहीं हो रहे, तो फिर हमें सर्जरी करनी होती है। इसीलिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में कई सर्जरी होती है, जैसे कि गैस्ट्रोडियोडेनोस्टोमी। उसमें क्या करते हैं इस कंडीशन में, मान लो सिर्फ स्टमक का जो पाइलोरस है उसमें ही सिर्फ अल्सर प्रेजेंट है, बराबर। सो उसमें क्या होगा, तो सर्जरी में पाइलोरस के पार्ट को ही सिर्फ रिमूव कर देंगे एंड बाकी का जो है वो डियोडेनम के साथ अटैच कर देंगे। सो इस सर्जरी को हम बिलरुथ 1 भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्टमक के पाइलोरस को रिमूव करके डियोडेनम के साथ कनेक्ट कर देना है, उसको कहते हैं बिलरुथ 1। नेक्स्ट है गैस्ट्रोजिजोनोस्टोमी। इस कंडीशन में क्या कहते हैं, अगर स्टमक एंड डियोडेनम दोनों में अल्सर होने लगता है, सो उस कंडीशन में डियोडेनम एंड पाइलोरस के पार्ट को कट करते हैं एंड जेजुनम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिस कंडीशन को हम बिलरुथ 2 भी कहते हैं। नेक्स्ट है वेगोटोमी। उसमें क्या करेंगे, स्टमक के जो वेगस नर्व होती है उसको ब्लॉक करते हैं ताकि वेगस नर्व HCl का प्रोडक्शन नहीं होने देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। अपेंडिक्स को असेस करने के लिए एक पॉइंट होती है जिसे हम मैकबर्नी पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था चार्ल्स मैकबर्नी ने, इसीलिए इस पॉइंट का नाम मैकबर्नी पॉइंट है। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि यहाँ पे प्रेशर डालने से ये अपेंडिक्साइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको पेन फील होने लगता है। इस पॉइंट को मेज़र करने के लिए पेल्विस बोन के एंटीरियर पार्ट एंड अम्बेलिकल्स, इन दोनों के बीच में मैकबर्नी पॉइंट होता है। अम्बेलिकल्स से 2/3 डिस्टेंस हो जाता है एंड एंटीरियर पार्ट से 1/3 डिस्टेंस होने लगता है। सो हम इस तरह से अपेंडिक्स का असेसमेंट कर सकते हैं। अपेंडिक्स जनरली राइट लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन का डेवलप होना, जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसका जो साइज़ होगा वो 4 से 15 सेंटीमीटर जितना होता है। इसका जो कोज है, रिस्क फैक्टर, मतलब किस वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है, इसका जो मेन कोज होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि होने लगता है। सो अगर किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फूड वेस्ट मटेरियल जो है वो अगर अपेंडिक्स की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे आ जाए तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हार्ड फीसिस और स्टूल। सो जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या जिनको ऐसे कई लोग होते हैं जो पानी कम पीते हैं, सो वैसे लोगों में हार्ड स्टूल बनता है और आगे जाके अपेंडिक्स की ओपनिंग को बंद कर सकता है। नेक्स्ट है कुछ इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ होते हैं लाइक क्रोन डिजीज़, जो कि इंटेस्टाइन का डिजीज़ है। सेकेंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें इंटेस्टाइन में अल्सर बन जाते हैं। सो इनकी वजह से जो ट्रॉमा हो, इनकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा हो जाए या फिर एब्डोमेन में या कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से भी अपेंडिक्स होता है, उसमें कुछ डैमेज होने लगता है या फिर इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हम देखते हैं कि इन्फेक्शन किस तरह से हो सकता है अपेंडिक्स में, जैसे कि बैक्टीरियल हो गया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट, इन सब की वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो ये होता कैसे है, मतलब सबसे पहले जो कोज होता है जिनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से अपेंडिक्स का जो ल्यूमन होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिससे म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाएगा,
जिसमें म्यूकस सिक्रेशन हुआ है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं आ पाएगा, जिससे क्या होगा, म्यूकस वहीं पे अंदर जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से इंट्राल्यूमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी अपेंडिक्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से अपेंडिक्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी कम हो जाएगी, जिससे अपेंडिक्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन कम मिलेगा, जिससे यहाँ पे बैक्टीरियल का जो ग्रोथ होता है वो स्टार्ट होने लगती है, जिससे इन्फेक्शन होगा एंड इन्फ्लामेशन होगा, जिससे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कुछ। सबसे पहले गार्डिन का मतलब ब्लॉक करना होता है या प्रोटेक्शन करना होता है। मान लो कोई पेशेंट है जो कि डॉक्टर के पास जाएगा, अपना एग्जामिनेशन कराएगा, तब जैसे ही पेशेंट एब्डोमेन जो मसल्स होते हैं उनको टच करेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन के दरमियान, वो पर्सन होगा ना, वो सबकॉन्शियसली अपने मसल्स को टेंस कर लेगा, जिससे हम गार्डिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रीबाउंड टेंडरनेस। इसका मतलब कि अगर डॉक्टर होते हैं वो जो मैकबर्नी पॉइंट्स है वहाँ पे फिंगर से प्रेशर देंगे, एंड प्रेशर जब रिलीज़ करेंगे तो स्किन जो वापस ऊपर आएगी, तब पेशेंट को पेन या प्रेशर फील होने लगता है। नेक्स्ट है रोजिंग साइन। रोजिंग साइन का मतलब क्या होगा, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ये जब भी डॉक्टर प्रेशर देंगे वहाँ पे, पेशेंट को पेन होने लगता है राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में प्रेशर देने से अगर राइट साइड में प्रेशर फील होने लगे, उसे हम रोजिंग साइन कहते हैं। नेक्स्ट है आयरन साइन। इसका मतलब ये होता है अम्बिलिकल्स एंड पेल्विस जो एरिया होता है, इन दोनों के बीच में मैकबर्नी पॉइंट्स होते हैं। वहाँ पे जब भी डॉक्टर प्रेशर देंगे तो अम्बिलिकल्स के ऊपर वाले पार्ट में, यानी एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है, वहाँ पे पेशेंट को पेन फील होने लगता है। ये जो साइन होता है इसे हम आयरन साइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दो टेस्ट होते हैं, एक सोस टेस्ट एंड एक ऑब्चुरेटेड टेस्ट। सोस टेस्ट में क्या करेंगे, पेशेंट का जो राइट लेग होगा उससे डॉक्टर ऊपर की तरह एक्सटेंड करेंगे। पेशेंट को मैकबर्नी पॉइंट पे जब भी, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो जब भी उसका पेशेंट का राइट लेग होगा उसको ऊपर की तरह पे एक्सटेंड करेंगे ना, तब पेशेंट को मैकबर्नी जो पॉइंट है वहाँ पे पेन फील होने लगता है। अगर जब भी ऐसा पेन फील होने लगे और वो भी बहुत ज़्यादा, तब उसे हम पॉजिटिव साइन मानते हैं, उसे हम सोस साइन के नाम से जानते हैं, और टेस्ट भी बोल सकते हैं सोस टेस्ट। नेक्स्ट है ऑब्चुरेटेड टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, उसमें पेशेंट जो होता है उसका जो हिप होता है उसको फ्लेक्स करते हैं एंड लेग को बाहर की तरफ रोटेट किया जाता है, तब भी पेशेंट को मैकबर्नी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, उसे हम ऑब्चुरेटरी पेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पेशेंट को जो कॉमनली होता है, नोज़ या वॉमिटिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है, मतलब एब्डोमिनल स्वॉलोइंग होगा, एंड यूरिन पास करने में उसको दिक्कत भी हो सकती है। नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं हम पेशेंट में, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जो लैब टेस्ट होता है CBC वो भी कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली WBC काउंट को देखते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो WBC काउंट ज़्यादा रहेंगे। एक्सरे भी कर सकते हैं, CT स्कैन या USG भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये है मैकबर्नी पॉइंट, अम्बिलिकल्स एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बीच में होता है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फ़र्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। यह तब करते हैं जब सर्जरी अवेलेबल ना हो, या फिर जो पेशेंट है वो प्रिपेयर नहीं होता है सर्जरी के लिए, कई बार ऐसा होता है। तभी हमें मेडिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रोनिडाज़ोल एंटीबायोटिक दे सकते हैं फीवर के लिए, एनाल्जेसिक दे सकते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो, एंड पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देना है, ये स्पेशल है सॉफ्ट डाइट। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, अगर अपेंडिक्स का जो अपेंडिसाइटिस की जो हिस्ट्री है, अगर उसको आप टाइम पे ठीक नहीं कर पाए तो वो रप्चर हो जाता है, और जैसे ही वो रप्चर होगा वो पूरे एब्डोमेन जो कैविटी होती है वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा और उससे पेरिटोसाइटिस हो जाएगा। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है।
सो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है अगर रप्चर हो गया तो, इसलिए इस सर्जरी को जल्दी करना चाहिए। जो वो सर्जरी करते हैं उसे हम एपेंडेक्टोमी कहते हैं। इसमें 2 टाइप हैं, एक ओपन एंड एक लेप्रोस्कोमी। इन दोनों को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कैसे करें। फर्स्ट है ओपन एपेंडेक्टोमी। उसमें क्या करते हैं, उसमें जो अपेंडिक्स होता है अगर वो रप्चर हो चुका है एंड इन्फेक्शन जो होता है वो अदर ऑर्गन या फिर अदर बॉडी ऑर्गन में स्प्रेड हो चुका है, तब जो मैकबर्नी पॉइंट होता है वहाँ पे इंसिजर लगाते हैं, मतलब चीरा लगाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट अपेंडिक्स जो होता है उसे रिमूव कर लिया जाता है, जिसको हम ओपन एपेंडेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी। उसमें क्या करेंगे, सो वो उन लोगों में की जाती है जो ओल्डर है, यानी जो बूढ़े लोग हो गए हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, या फिर ओबेस वाले पेशेंट, मतलब जिनका वेट ज़्यादा हो गया है, उनमें ये करते हैं। इसमें जो इंसिजर होता है वो कम लगाते हैं, इससे ब्लीडिंग भी कम होती है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो मैकबर्नी पॉइंट होता है उसके आसपास 3 स्मॉल इंसिजन लगाते हैं एंड एब्डोमिनल कैविटी में CO2 जो गैस होता है उनको अंदर डाली जाती है, जिससे एब्डोमेन कैविटी इन्फ्लेट होने लगती है, जिससे हम इजीली अंदर के जो ऑर्गन है उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो इंसिजन दिया हुआ है वहाँ से एक लेप्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं, जिसमें एक लाइट होगी एंड एक कैमरा लगा हुआ होगा एंड वो उनके साथ एक मॉनिटर अटैच होता है, जिससे हम जो भी लेप्रोस्कोप अंदर डालेंगे वो उनके कैमरे की वजह से हम जो अंदर के प्रोसीजर है वो सारा मॉनिटर पे दिखता रहेगा। फिर हम जो सीजर लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है उनसे हम अपेंडिक्स को कट करते हैं, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो कट करते हैं एंड उसको फिर रिमूव कर लिया जाता है। सो ये सारे प्रोसेस अब मॉनिटर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस। तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। सो स्टमक में जनरली 4 तरह के लेयर होते हैं। जो इनर से आउटर होते हैं, सो ये इनर से आउटर हम देखते हैं। ये जो है ये म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है, ये मस्कुलर एंड ये सीरोसा होता है, सबसे जो आउटर होता है वो। सो उसमें क्या होगा, ये जो चारों लेयर है उसमें से किसी भी वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो जाए चारों लेयर में से, सो उसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। सबसे ज़्यादा जो चांस होते हैं इन्फ्लामेशन का वो होता है एक्यूट केस में मिलते हैं। जो अगर क्रोनिक कंडीशन में हो तो इन्फ्लामेशन ऊपर के लेयर में होने लगता है, मतलब कि जैसे कि ये जो हमने फर्स्ट लेयर देखा इनर लेयर, वहाँ पे म्यूकोसा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस में। अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहेंगे। अगर जो इन्फ्लामेशन है वो इन तीनों लेयर में आगे बढ़ जाए तो वो क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो H. पाइलोरी बैक्टीरिया जो है उनकी वजह से होता है। उसके अलावा कुछ पेन किलर हैं, जैसे कि एस्पिरिन। अगर कोई पर्सन है जो ज़्यादा एस्पिरिन लेता है, सो ये उन पर्सन में भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल ज़्यादा लेना, सो अगर कोई अल्कोहल का ज़्यादा ड्रिंक करता है तो उनकी जो म्यूकोसा लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट एक्यूट एंड क्रोनिक। सो एक्यूट सडन एंड सीवियर कंडीशन हो जाती है एंड क्रोनिक धीरे धीरे होगी एंड लंबे टाइम तक रहती है। गैस्ट्राइटिस की जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होती एंड जितनी जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे उतनी जल्दी ठीक भी हो जाती है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे या फिर ध्यान नहीं देंगे तो इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाता है, पर्सन के स्टमक में अल्सर भी हो सकता है एंड आगे जाके पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है।
सो जितना हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कोर्स देखते हैं, कई कोर्स हैं गैस्ट्राइटिस होने के, जैसे कि स्टमक में HCl का होना। जब भी हम खाना खाते हैं तब HCl जो होता है वो खाने को छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें ब्रेक करता है, जिससे जो फूड मटेरियल है वो आगे जाके इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। अब एक सवाल ये भी होगा कि जब वो HCl फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकता है तो वो स्टमक की वॉल को भी डैमेज कर सकता है, पर नॉर्मली डैमेज नहीं करता है स्टमक की वॉल को। सो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे HCl का जो स्टमक वॉल है वो प्रोटेक्ट करती है, और गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इम्पेड होने लगती है, इसीलिए ये अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगी। एंड जो HCl है वो स्टमक की वॉल को भी नुकसान मतलब डैमेज पहुँचाने लग जाएगा, इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा। इसकी कई और भी वजह हैं, जैसे कि स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इम्पेड होती है, जैसे कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया है वो भी स्टमक के अंदर आके स्टमक की जो वॉल होती है, मतलब जो लाइनिंग होती है वहाँ पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो इम्पेड होने लगती है एंड HCl वॉल को फिर डैमेज करने लग जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलर यूज़ ऑफ पेन किलर। सो जैसे कि हमने बात की, कुछ ऐसी एनाल्जेसिक होती है जो स्टमक की वॉल को डैमेज करती हैं, मतलब कि नुकसान पहुँचाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पिरिन एंड आइब्रोफेन। सो कभी भी ऐसी जो एनाल्जेसिक होती है उनका रेगुलर एंड ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से, एंड फिर सीवियर स्ट्रेस लेने की वजह से भी हो सकता है, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। सो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है? उसमें क्या होगा, जो हमारी इम्यूनिटी होगी वो हमारे बॉडी ऑर्गन को डैमेज करने लग जाती है, और जो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है उसमें क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी स्टमक के जो सेल होते हैं उनको डैमेज करेगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा एंड साइन एंड सिम्टम्स भी आ जाएंगे। अभी हम समझते हैं कि पूरी जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, मतलब पैथोफिजियोलॉजी। सो जो हमने कोर्स देखे अभी कोसेटिव फैक्टर, सो उनमें से किसी भी वजह से स्टमक की जो म्यूकोसल लेयर है वो इम्पेड हो जाएगी। इम्पेड होने का मतलब क्या हुआ, वो नॉर्मल फंक्शन अब नहीं कर सकती है। सो क्या होगा आगे, HCl का जो स्टमक वॉल है, आगे क्या होगा, सो जो HCl की स्टमक वॉल है वो भी डैमेज होने लगेगी। उससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी डैमेज होगी एंड स्टमक को स्वेलिंग एंड साइन एंड सिम्टम्स भी होने लगेगा, ब्लीडिंग भी होने लगी, जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इन शॉर्ट क्या हुआ, जो कॉजेटिव फैक्टर है वो क्या होगा, वो स्टमक की म्यूकोसा को इम्पेड कर देंगे, बराबर। उसके बाद क्या होगा, अगर वो इम्पेड हो जाएगी तो जो HCl है वो वॉल को डैमेज करेगा, और जैसे ही वो वॉल को डैमेज करेगा सो वॉल में से ब्लीडिंग होगा, स्वॉलोइंग होगा एंड साइन एंड सिम्टम्स आ जाएगा। सो सिंपल है, उससे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। सो हमने जैसे बात की साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगी, तो अभी ये भी देखना पड़ेगा कि साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कौन सा डिजीज़ है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। सो जो अपर एब्डोमेन है वहाँ पे पेन होता है, जिसे हम एपिगैस्ट्रिक पेन के नाम से जानते हैं। यह जो डायाफ्राम होता है उसके नीचे होता है। नेक्स्ट इंडाइजेशन, मतलब जब भी हम खाना खाते हैं, मतलब पेशेंट जो होगा वो थोड़ा भी खाना खाएगा ना, उसको ऐसा फील होगा कि उसने बहुत सारा खाना खा लिया, क्योंकि पेशेंट में ऑलरेडी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, इसकी वजह से। नेक्स्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी होगी, एंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हिचकियाँ भी आने लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी पेशेंट को, एंड अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो पेशेंट को वॉमिटिंग में ब्लड भी होने लगता है, एंड जो वो ब्लड आएगा वो कॉफ़ी कलर का होगा, एंड स्टूल में भी ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। सो ये साइन होते हैं ब्लीडिंग हो रहा है स्टमक में, मतलब अगर वॉमिटिंग में भी ब्लीडिंग आता है, कॉफ़ी कलर का स्टूल में भी प्रेजेंट होता है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि स्टमक में कहीं किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोसिस के बारे में। सो इसमें भी हम डायग्नोसिस क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे नॉर्मली, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। H. पाइलोरी बैक्टीरिया है उनके लिए टेस्ट भी कर सकते हैं। सो उनके लिए 3 टेस्ट होता है, फर्स्ट ब्लड टेस्ट, सेकेंड स्टूल टेस्ट एंड थर्ड है ब्रीथ टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट एंड स्टूल टेस्ट के बारे में सबको पता होता है। ब्रीथ टेस्ट जो नहीं पता होगा किसी को शायद मे बी, सो वो समझाते हैं। ब्रीथ टेस्ट में क्या होता है,
पेशेंट होता है उसको हम एक बलून दे देते हैं हवा भरने के लिए, एंड यूरिया वाला वो हवा भरेगा एक बलून में। फिर उसके बाद यूरिया वाला जूस देंगे हम पेशेंट को पीने के लिए। जब भी वो जूस पी लेगा उसके 15 मिनट के बाद हम फिर से उसे एक बलून देंगे जिसमें हम उनको बोलेंगे कि आप इसमें हवा भरिए। एंड फिर हम देखेंगे कि दोनों बलून में सबसे ज़्यादा लेवल CO2 का किस में है, क्योंकि अगर जिस बलून में ज़्यादा CO2 का लेवल होगा वो पॉजिटिव है, मतलब वहाँ पे H. पाइलोरी प्रेजेंट है। क्योंकि जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो यूरिया को ब्रेक डाउन कर देता है और ब्रेक डाउन करके उसको CO2 में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम CO2 का ज़्यादा लेवल देखेंगे, उसके लिए हम ब्रीथ टेस्ट करते हैं। सो समझ में आ गया ये टेस्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी, जिसमें हमें क्या करना होता है, विजुलाइजेशन करना होता है। तो इसमें हम किसका विजुलाइजेशन करेंगे, इसमें हम स्टमक का विजुलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरे भी कर सकते हैं बेरियम सोलंग करा के, जिसमें हम बेरियम को पिलाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि हमने आगे के डिसऑर्डर में बात किया था। उसके बाद एक्सरे लेना होता है। सो बेरियम की वजह से अच्छे से विजुलाइजेशन होगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो सब दिखाई देगा। अभी हम देखते हैं ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे तो इसमें हम एंटीबायोटिक देंगे H. पाइलोरिक जो बैक्टीरिया है उनके लिए। एमोक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाज़ोल देंगे, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो देना होता है। नेक्स्ट प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर भी दे सकते हैं, H2 ब्लॉकर ड्रग भी दे सकते हैं। ये दोनों क्या करेंगी, सो ये दोनों हमने जैसे अगले डिसऑर्डर में बात किया था कि ये दोनों HCl का जो फॉर्मेशन होता है उनको ही ब्लॉक कर देगी। एंड जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है उसमें क्या कौन सी ड्रग आएगी, सो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर की जो एग्जांपल है वो है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। एंड H2 ब्लॉकर की बात करें तो उसमें जैसे हमने पहले बात किया था फैमोटिडिन, सिमिटिडिन, निज़ाटिडिन, ये सब ड्रग उसमें आएगी। हम एंटा एसिड भी दे सकते हैं, ये HCl को बंद कर देगी, या बंद करके मतलब न्यूट्रलाइज कर देगी। इसके लिए हम दे सकते हैं पेशेंट को कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं। नेक्स्ट जो गैस्ट्राइटिस होता है वो अगर टाइम से ट्रीट ना किया जाए तो गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, एंड आगे जाके गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है। सो बहुत डेंजर कंडीशन हो गई अगर आप ध्यान में रखेंगे तो। मगर अगर पहले से ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और कंडीशन दिखाया जाए तो बहुत जल्दी ट्रीट भी हो जाता है। सो हमें एज अ नर्सिंग ऑफिसर जब भी हम हॉस्पिटल में होते हैं, ऐसे कोई पेशेंट होता है तो हमें उनको सलाह देनी होती है। हमें ऐसे पेशेंट को बोलना होता है, एडवाइस देना होती है कि मिल्क की जो होती है प्रोडक्ट वो सारी, या फिर चाय, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड या फिर प्रोसेस फूड जैसे कि मैगी हो गई, पास्ता हो गया, एंड जो खट्टे वाले जो होते हैं मतलब खट्टी छाछ, फिर खट्टा दही हो गया, फिर नींबू, संतरा, इन सब को ना बंद कर देना है, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, ये एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देंगे जो इस पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। सो समझ में आ गया गैस्ट्राइटिस। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं हर्निया। सो जो हर्निया है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट अपनी नॉर्मल जगह से मूव होने लगता है, किसी दूसरी जगह या ऑर्गन में या कैविटी में चला जाए तो उसे हम कहते हैं हर्निया। सो हर्निया के कई टाइप हैं, जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल, अम्बिलिकल, इंसिजनल, एपिगैस्ट्रिक एंड हिएटल। ये कई टाइप्स है हर्निया के। इनके जो टाइप्स हैं उनके जो नाम हैं वो लोकेशन के आधार पे हैं। सो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। जो यहाँ पे है, तो ये वाला जो है उसे हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। तो वो कहाँ पे है, सो इसमें क्या होगा, अम्बिलिकल्स के ऊपर के जो पार्ट होते हैं मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन, वहाँ पे कोई बॉडी ऑर्गन बाहर की तरफ आने लगता है, जैसे कि यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। नेक्स्ट है इंसिजनल हर्निया, जो कि ये है। इंसिजनल हर्निया में क्या होगा, सर्जिकल इंसिजन लगते ही जब किसी सर्जरी में
लगाते हैं इंसिजन, तो उसके बाद पेशेंट को अगर वुंड जो होता है, मतलब जो स्टूचर लगाते हैं, फिर जो वुंड होगा वो अगर अच्छे से हील नहीं हुआ हो, सो वहाँ का जो ऑर्गन होगा वो उसकी मतलब वहीं से ही बाहर की तरफ मूव होने लगेगा, उसे हम कहते हैं इंसिजनल हर्निया। सो उसका तो नाम ही है इंसिजनल हर्निया, इंसिजन देने की वजह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया में क्या होगा, इंग्वाइनल हर्निया में जो इंटेस्टाइन होता है उसका जो पार्ट होता है वो इंग्वाइनल कैनल में मूव कर जाएगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। नेक्स्ट है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया में क्या होगा, उसमें जो पेशेंट का जो इंटेस्टाइन है उसका कोई पार्ट है वो अम्बिलिकल्स के एरिया में मूव करने लगता है, उसे हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया में क्या होगा, तो जो फीमोरल कैनल होती है उसमें इंटेस्टाइन का पार्ट मूव कर जाएगा, उसे हम फीमोरल हर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है हियाटल हर्निया। सो हियाटल हर्निया क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं। सो उसमें क्या होगा, स्टमक का जो ऊपर का पार्ट है वो डायाफ्राम को क्रॉस करके चेस्ट के कैविटी तक पहुंच जाएगा, सो उस कंडीशन को हम कहते हैं हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया के मतलब अंदर भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट है रोलिंग, स्लाइडिंग एंड मिक्स्ड। रोलिंग का मतलब क्या होगा, रोलिंग मतलब स्टमक का जो अपर पार्ट है यानी कि जो फंडस होता है वो मूव करेगा, ठीक है। जो स्लाइडिंग में क्या होगा, फर्स्ट ईसोफेगस एंड जो स्टमक का जंक्शन होता है वो भी मूव करेगा एंड फंडस भी, वो दोनों ही चेस्ट कैविटी में मूव करेंगे। तीसरा मिक्स्ड, उसमें क्या होगा, आधे से ज़्यादा स्टमक ही मूव कर जाएगा। अभी ये जो हम देख रहे हैं मतलब हर्निया, वो होने के कोज क्या हैं, सो उनके जो कोज हैं वो है एब्डोमेन कैविटी या ऑर्गन पे प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लिफ्टिंग, मतलब ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई है ऐसा पर्सन जो ज़्यादा ही ज़ोर से खांसने की वजह से, मतलब कॉफ़ लेने की वजह से भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा ज़ोर से छींकने की वजह से भी हो सकता है। एंड अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो तो भी हो सकता है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि हर्निया होगा कैसे, एब्डोमिनल कैविटी में किसी भी वजह से प्रेशर आएगा, सो हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर किसी पेशेंट को कंजेनिटल डिफेक्ट हो, मतलब कि बर्थ के टाइम से ही कोई डिफेक्ट हो, फॉर एग्जांपल अगर डायफ्राम है उसकी जो ओपनिंग होती है वो ज़्यादा ही डायलेट हो अगर किसी पेशेंट में, सो या फिर स्टमक का जो स्पिंक्टर होता है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा होगा, या फिर इसोफेगस की जो लेंथ होती है वो ही कम हो, तो फिर स्टमक ऊपर आसानी से जा सकता है। नेक्स्ट है अगर हम देखें तो एज बढ़ने की वजह से, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे मसल स्टोन होता है वो वीक होने लगता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर किसी वजह से ट्रॉमा हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी में सबको पता है यूट्रस का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से एब्डोमिनल जो कैविटी है उसमें प्रेशर आने लगता है, उससे क्या होगा, उससे हर्निया हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एसआईटी के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी एब्डोमिनल कैविटी पे प्रेशर आने लगता है, सो उन ऐसे पेशेंट को भी हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम देखें जैसे ये अब हम समझ ही गए हैं क्या होता है, फिर भी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखें तो क्या होगा, जो अभी हमने कोज देखे जितने भी कॉजेटिव फैक्टर होते हैं उसमें क्या होगा, उस कोज में से कोई भी एक कोज ले लो आप, लाइक आप एसाइटिस ले लो जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से स्टमक का जो पार्ट होगा वो किसी तरह मूव हो जाएगा। जैसे अगर हम हाइएटल हर्निया की बात करें तो जो स्टमक का पार्ट है वो चेस्ट की तरफ मूव हो जाएगा, उसे हम हर्निया कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। सो उसमें साइन एंड सिम्टम है, फर्स्ट रिगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो होना, अंदर का जो सारा कंटेंट है वो इसोफेगस में आ जाएगा। हार्ट बर्न भी हो सकता है, हार्ट बर्न मतलब एसीएल जो है जो कि वो इसोफेगस में आने से मेम्ब्रेन जल भी सकती है और उसकी वजह से सीने में जलन होने लगती है, उसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। नेक्स्ट स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, मतलब दिक्कत आ सकती है,
एंड उसके साथ में इंडाइजेशन भी हो सकता है, मतलब पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होगा। अगर हम डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो डायग्नोसिस में क्या होगा, अगर हम डायग्नोसिस के बारे में बात करें सो हम जैसे नॉर्मली कराते हैं वैसे ही हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है। इसमें भी हमें बेरियम सोलो कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें सो मेडिकल मैनेजमेंट देखें तो उसमें एसिड का जो फॉर्मेशन होगा उसे हमें रोकना है किसी भी तरह से, तो क्योंकि उसको हम रोक देंगे तो जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं। सो अगर एंटीबायोटिक नहीं, एंटी एसिड दे सकते हैं। एंटी एसिड में कौन कौन सी आएगी ड्रग, उसमें आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या करेगी, वो HCl को ब्लॉक कर देगी। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो क्या करेंगे, वो HCl का जो सिक्रीशन होता है उसको ही बंद कर देंगे, मतलब होने ही नहीं देंगे। सो उसका एग्जाम्पल क्या है, पेंटोप्राजोल। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट। सो जो हियाटल हर्निया होता है उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सो उसका जो सर्जरी का नाम है वो है नेसन फंडोप्लिकेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो स्टमक होता है उसका जो ऊपर पार्ट है यानी कि फंडस, उसको इसोफेगस का जो लोअर पार्ट है उसकी चारों तरफ फंडस को बांध के स्टिच करेंगे एंड उसकी जो ओपनिंग होती है उसको ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा, स्टमक होगा वो डायफ्राम के ऊपर जा ही नहीं सकेगा। तो ऐसे सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलिसिस्टाइटिस। सो कोली मतलब गॉल ब्लैडर होता है। सो जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें बाइल का स्टोर होता है, मतलब वो बाइल का स्टोर करके रखता है। और जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाए सो उसे हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। कोलिसिस्टाइटिक होने के भी कई कॉज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉल ब्लैडर में जब गॉल स्टोन बनेगा तो वो उसे ब्लॉक कर देगा एंड जब भी वो ब्लॉक करेगा तो बाइल का जो फ्लो होगा वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह से अगर इंजरी हो जाए तो भी हो सकता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इससे क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जमा होता जाएगा गॉल ब्लैडर में। सो उससे क्या होगा, जैसे वो जमा होता जाएगा सो उससे कंडीशन ज़्यादा डेवलप होगी। नेक्स्ट है अल्कोहल ड्रिंक करना, मतलब कोई पेशेंट है वो अगर कोई पर्सन है वो ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करेगा उसकी वजह से उसका लिवर डैमेज हो जाएगा। सो लिवर नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा और इसकी वजह से गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन होगा वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा। अभी हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मतलब किस तरह से प्रोसेस होती हैं पूरी बॉडी में। सो जैसे हमने कॉजेज़ देखे उसमें से किसी कॉजेज़ को आप सोच लो, ठीक है। सो पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से जैसे कि गोल स्टोन हो गया, बराबर। सो गोल स्टोन जो है वो बाइल के जो फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। सो गॉल ब्लैडर में जिससे इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट है अब देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स। सो साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट है पेन। सो यहाँ पे पेन कहाँ होगा, बैक साइड पे, मतलब पीठ पे या राइट शोल्डर पे रेडिएट होता है इसका पेन। नेक्स्ट नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, मतलब प्रेशर डाइजेशन, मतलब जो प्रॉपर डाइजेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बाइल है वो क्या करेगी, मोस्ट ऑफ जो नॉर्मली बाइल होती है वो वाटर सॉल्युबल बनाएगी फूड को, उसकी वजह से इजीली डाइजेशन होता है। बट यहाँ पे तो जो बाइल है उसका फ्लो ही बंद हो जाएगा, सो डाइजेशन में तो ऑब्वियसली दिक्कत आनी है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से इन्फ्लामेशन है तो फीवर तो होगा ही साथ में। नेक्स्ट है मर्फी साइन को हम साइन एंड सिम्टम्स में भी ले सकते हैं, डायग्नोसिस में ले सकते हैं। मर्फी साइन का मतलब क्या हुआ, इसमें जो पेशेंट होता है उसको हमें डीप इंस्पिरेशन करने को कहते हैं, मतलब गहरी गहरी सांसें लेने को कहेंगे। एंड फिर जो गॉल ब्लैडर होता है उनको हम पाल्पेट करते हैं एंड तब अगर पेशेंट को पेन फील होने लगे तो उससे क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं मर्फी साइन। अभी नेक्स्ट दूसरे जो डायग्नोसिस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर उनके बारे में बात करना है तो जैसे नॉर्मली होता है फिज़िकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड उसमें एक
स्पेशल करते हैं तो कोलिसिस्टोग्राफी करते हैं। ग्राफी का मतलब क्या हुआ, विजुअलाइजेशन। और इस कंडीशन में हम किसका विजुअलाइजेशन करेंगे, तो इसमें हम गोल्ड ब्लैडर का विजुअलाइजेशन करेंगे। उसके साथ में हम एक्सरे, यूएसजी, एमआरआई ये सब भी करा सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमें सीरम बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो भी चेक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ब्लड में बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ा है, इसका मतलब गोल्ड ब्लैडर में प्रॉब्लम होगा। एंड साथ साथ में हम लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट ये भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट, जैसे हम बात करते हैं एंटीबायोटिक देनी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, एंटीवायरल देना होता है वायरल इन्फेक्शन के लिए, पेन के लिए हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो। एंड अगर पेन जो है वो एनाल्जेसिक देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादा सीवियर हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हमें फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, मतलब उसका एडमिट कराना पड़ता है। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें है कोलेसिस्टेक्टोमी। सो उसमें क्या होगा, सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। सो उसमें सर्जिकली रिमूव करेंगे, किसको करेंगे, गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में क्या करना होता है, इसमें विजुलाइज करेंगे एंड जो स्टोन होता है उसको रिमूव करेंगे गॉल ब्लैडर में से, जिसको हम मतलब एक जैसे हम रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो बाइल का जो फ्लो होगा वो उसका जो नॉर्मल लेवल होगा वो मेंटेन होने लगेगा। सो ठीक हो जाएगा सब कुछ। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम पेनक्रियाटिस। पेनक्रियाटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास। मतलब पेनक्रियास में किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए उसे हम पेनक्रियाटिस कहते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। जैसे कि हमने पहले बताया, एक्यूट का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए एंड सडनली, और क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए कंडीशन रहती है एंड वो धीरे धीरे होती है कंडीशन। सो पेनक्रियाटिस होने के कोज है, मेनली बहुत सारे कोज है पर मेनली कोज हम देखते हैं तो सिर्फ 3 कोज को हमें याद रखना है। फर्स्ट है कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस का मतलब क्या हुआ, जो गोल्ड स्टोन है होते हैं गोल्ड ब्लैडर में, उनकी वजह से पेनक्रियाटिस होने लगता है। नेक्स्ट है कोलेंजाइटिस। तो कोलेंजाइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो जाता है बाइल डक्ट में, उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है हैवी अल्कोहल यूज़ करने से भी हो जाता है पेनक्रियाटिस। सो मेनली हमें ये जो 3 कॉज हैं उनको ही देखना है। अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, सो क्या होता, सो अगर जैसे हमने कॉज देखे उसमें से किसी पॉजिटिव फैक्टर की वजह से जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे फिर जो एंजाइम है वो आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब पेनक्रियास को जो सेल होगा उसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। मतलब वहाँ पे जो पहले से देखते हैं क्या होगा, पॉजिटिव फैक्टर है उनकी वजह से पेनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइम आगे नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एंजाइम पेनक्रियास के अंदर ही रहेगा। सो अंदर रहे तो वो क्या करेगा, वो सेल को ही डैमेज मतलब डिस्ट्रॉय करने में लग जाएगा, और क्योंकि एंजाइम बाहर नहीं निकल पा रहा है इसलिए सेल को डैमेज करने में लग जाएगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है जिसे हम पेनक्रियाटिस कहते हैं। सो पेनक्रियाटिस होने के कई साइन एंड सिम्टम्स हैं पेशेंट में देखने को मिलेंगे, जैसे कि एब्डोमिनल का जो अपर लेफ्ट साइड होता है वहाँ पे पेन होने लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पेनक्रियास होता है और हमें पता है उनकी जो साइड होती है वह कहाँ होती है, एब्डोमेन के अपर लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन है तो फीवर होगा, कॉमन बात है, नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकती है। बाइल जॉन्डिस होगा, क्यों होगा, क्योंकि डक्ट ब्लॉक है, सो बाइल आगे नहीं जा सकती है, और बाइल में क्या होता है, बाइल में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है, जिससे ये बाहर नहीं जा पाएगा तो ब्लड में ही इंक्रीज़ होता रहेगा, इसकी वजह से बाइल जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ये इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी पेशेंट को फील होने लगते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, सो डायग्नोसिस में क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन करना है हमें फर्स्ट, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, लैब टेस्ट करना है जिसमें हमें पेनक्रियाटिक की जो एंजाइम है उनका जो ब्लड में लेवल चेक करना रहता है, क्योंकि इंक्रीज़ होता रहेगा ना, इसलिए। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम देख सकते हैं एंड हम एब्डोमिनल सीटी स्कैन या फिर एमआरआई भी करा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, सो मेडिकल मैनेजमेंट जो पेशेंट हैं
उसको हमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना होगा। और क्योंकि एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। सो हमें बाहर से पेशेंट को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, जिसके लिए हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, एनजी ट्यूब की हेल्प से भी दे सकते हैं, आईवी की हेल्प से भी दे सकते हैं, और पेशेंट को माउथ से कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट है एंजाइम रिप्लेस मेडिकेशन करनी होगी हमें। क्यों? क्योंकि एंजाइम अंदर तो नहीं रिलीज़ हो रहा है, इसीलिए हमें बाहर से ही देना पड़ेगा एंजाइम। नेक्स्ट है कंट्रोल पेन, मतलब जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको हमें कंट्रोल करना होगा, उसके लिए हमें एनाल्जेसिक देनी होगी। अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, सो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। सो एंडोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, उसमें हम पेनक्रियाटिक को ब्लॉक कर देते हैं, और डक्ट होती है उनको ब्लॉक कर देते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है जो ब्लॉक हो चुकी है, उसमें हमें एक बलून इंसर्ट करना है ट्यूब के साथ, जिससे पेनक्रियाटिक डक्ट डायलेट हो पाए। सो हमने जैसे एक बलून इंसर्ट किया ट्यूब के साथ, फिर हमें उसमें एयर इन्फ्लेट करनी होगी, जिससे डायलेट हो जाएगी डक्ट, उसे हम एंडोस्कोपिक सर्जरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाटोमी। इसमें क्या होगा, इसमें जो इन्फ्लाम पेनक्रियास है उसको हमें पार्शियली या फिर कंप्लीट रिमूव करना पड़ेगा, उससे हम कहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।